नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स से। तो जितने मेजर बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया में, सबके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पिक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके इनकम, आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, इन सारी चीज़ों को कवर करेगा, सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी न्यूज़ जो इन चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है वो यहाँ पे डिस्कस होगा। शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोगों को पीएसयू बैंक्स बड़े पसंद है इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सारे बैंक्स हैं पीएसयू के इंडिया में, राइट। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जितने भी हैं इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में तो उन्होंने रिटर्न भी बहुत अच्छा दे दिया। तो यहाँ पे स्टेट रन बैंक जितने भी हैं इनके साथ एक बड़ी समस्या चल रही है और वो है उनका क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियोज। पर्टिकुलरली जो इन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं 2021 सितंबर से 2023 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पे इन्होंने एग्रेसिवली अपना कस्टमर बेस एक्सपैंड किया। क्रेडिट कार्ड बैड लोन रेशियो इनका 12.7% हो चुका है सितंबर 2024 के अंत में, और 2.1% है प्राइवेट बैंक्स का और 12.7% है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। तो हायर बैड लोन रेशियोज जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, आप कह सकते हैं कि इसका रीज़न ये है कि वो बहुत एग्रेसिवली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे क्रेडिट कार्ड को। रेलवे स्टेशन, मेट्रो से लेके एयरपोर्ट से लेके हर जगह खड़े थे कि भाई हमारा क्रेडिट कार्ड आप ले लो, और ज़्यादा कोई बैकग्राउंड चेक किए बिना इन्होंने क्रेडिट कार्ड्स इशू किए हैं। तो जितने भी स्टेट रन बैंक्स हैं ये प्रमोट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, कह रहे हैं कि भाई देखो क्रेडिट जो है वो ब्रॉडर सेगमेंट को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसी रीज़न से आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा जो इनका शेयर है वो एनपीएज में आ गया है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, बैड लोन रेशियो जो है उसमें काफ़ी बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन हो चुका है। तो ये एक चैलेंज हमेशा रहेगा जब भी कोई कंपनी अगर इशू करना चाहेगी क्रेडिट कार्ड्स एग्रेसिवली स्पेसिफिकली, या लोन्स भी अगर कोई एग्रेसिवली बांटना शुरू कर दे। तो टोटल आउटस्टैंडिंग अगर देखेंगे आप क्रेडिट कार्ड लोन्स कंट्री में, ये है 2.9 लाख करोड़ और 13% बढ़ चुका है। ठीक है, 13% का इंक्रीमेंट है क्रेडिट कार्ड लोन पर। एंड ओवरऑल जो क्रेडिट कार्ड बैड लोन रेशियो है वो 2.2% है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 12.9 है। तो करीब 1/4 मतलब 24%, 109 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स जो सर्कुलेशन में है इस टाइम पे। 109 मिलियन मतलब आप सोचे करीब 10 करोड़, 11 ऑलमोस्ट 11 करोड़ में कहूँगा जो हमारे क्रेडिट कार्ड हैं वो। यहाँ पे 10 से 11 करोड़ में से 24% पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है, बाकी 76% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास है। एसबीआई कार्ड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड्स और कैनरा बैंक का 94% शेयर है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक लीड कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स इशुएंस में। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ही अगर आप एग्जांपल ले लें तो इन्होंने करीब करीब बैड लोन्स राइट ऑफ किए हैं कितना, 6.8%, और ये इंप्रूवमेंट है पहले से। पहले 9.6% था। ठीक है, वैसे ही एसबीआई इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है ये, और इनका जो ग्रॉस क्रेडिट कॉस्ट है ये बढ़ा है टू 9.4%, और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो अगर इनका देखेंगे तो ये 3.2% है। तो कोविड के बाद से काफ़ी बड़ा बूम आया है, एंड ज़्यादातर जो पेन फेस कर रहे हैं ये लोग, ये उन क्रेडिट कार्ड से फेस कर रहे हैं जहाँ पे ना जो थ्रेशोल्ड है, मतलब जो इन्होंने मैं कहूँगा लिमिट दी है क्रेडिट कार्ड की वो बहुत ही कम है। जो छोटे लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड्स हैं वो ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं बैंक्स को। तो ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो कोविड के बाद से हमने देखा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी बड़ा है। डीमैट अकाउंट भी अगर आप देखोगे तो पहले से कितने ज़्यादा यहाँ पे हम नए खोल चुके हैं। क्रेडिट मतलब ऐसा बूम रहा है कि 5 गुना हो गए हैं डीमैट अकाउंट्स। वैसे ही क्रेडिट कार्ड्स भी अगर आप देखोगे तो वैसे ही इसी तरीके से काफ़ी बड़े हैं। आरबीआई ने क्रैकडाउन भी किया, आरबीआई ने नए लिमिट्स भी लेके कुछ नए रिस्क वेटेज में इंप्रूवमेंट्स लेकर आया था। आरबीआई कुछ चेंजेस लेकर आया था जिसकी वजह से नए क्रेडिट कार्ड लेना भी अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। आप अप्लाई करके देखिए, अगर किसी ने 1-2 साल पहले क्रेडिट कार्ड लिया है वो अब अप्लाई करके देखे, अब वो रियली चैलेंज फेस करेगा। इतनी आसानी से उसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये है हाउसिंग सेल्स के बारे में। रियल एस्टेट में काफ़ी लोग बुलिश रहते हैं इंडिया में। रियल घरों में भी इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक्स भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे डीएलएफ हो गया, गोदरेज हो गया। ये रियल एस्टेट कंपनीज हैं। तो क्या कर रही है, फ्लैट्स बना रही हैं, बेच रही हैं, राइट। इनके प्रोजेक्ट्स हैं अच्छे अच्छे। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो करीब करीब इनकी जो सेल्स है वो 9 में से 7 शहरों में डाउनवर्ड ट्रेंड में देखी। 23% फॉल आया है इनके
टोटल सेल्स में, एंड बायर्स अभी थोड़ा रियल एस्टेट मार्केट से दूर रहे हैं अमिड अ शेयर मार्केट करेक्शन। जो न्यू हाउसिंग की सप्लाई भी है वो 34% घटी है, तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई भी घटी है रियल एस्टेट यूनिट्स की। एंड एनएससी लिस्टेड अगर डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉप इक्विटी का आप देखेंगे तो हाउसिंग सेल्स ही कह रहे हैं कि 1,05,791 यूनिट्स बिके हैं कंपेयर टू 1,36,000 यूनिट्स जनवरी मार्च में। तो ये दो पीरियड को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं इस साल का जो सबसे मैं कहूँगा पहला क्वार्टर रहा है और पिछले साल का जो पहला क्वार्टर रहा है इसको, और इस बार सेल्स काफ़ी कम हुई है। पिछले साल जनवरी से मार्च में 1,36,700 यूनिट्स बिक गए थे, अब 1,05,791 यूनिट्स बिके हैं। 2024 में सेल्स 9% गिरा है, 4,80,900 यूनिट्स घर के बिके हैं, जबकि नई सप्लाईज जो हैं वो डिक्रीज हुई हैं 15%। तो बेंगलुरु और एनसीआर के अलावा जो 7 सिटीज़ हैं वहाँ पे डिक्लाइन आया है। तो कौन सी सिटीज़ में अभी बूम चल रहा है? बेंगलुरु में और एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है, यहाँ पे अभी भी हाउसिंग में अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही है अगर आप परचेज को देखेंगे तो। हाउसिंग मार्केट ने काफ़ी करेक्शन भी विटनेस किए 3 साल के बाद, जैसे 2021 रहा, 2022 रहा, 2023 रहा, जहाँ पे रिकॉर्ड सप्लाई रहा है क्योंकि सेल्स जो थे वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे थे। तो अब कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो भी इसके साथ ज़रूर मैच करने की कोशिश करेंगे, सप्लाई को भी लिमिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से जो परचेजिंग है हमने देखा है बढ़ा है, उस हिसाब से अब वो घटने भी लगा कोविड के बाद से। तो ये एक काफ़ी मतलब बड़ा चैलेंज रहेगा कि जो जिस तरीके से डिमांड कम हो रही है उसी तरीके से आप सप्लाई को मैच कर पाओ, ताकि आप प्राइजेस को भी थोड़ा बूम कर पाओ, प्राइजेस भी थोड़े ऊपर जाएगा। रियल एस्टेट के प्राइजेस ऊपर नहीं जाएंगे तो लोग काफ़ी टेंशन में आ जाएंगे इंडिया में, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली। अब मैं बात करता हूँ एक बहुत ही मैं कहूँगा ये डिफरेंट न्यूज़ है। आप देखो कि इंडिया में कार्स ना, एंट्री लेवल कार्स बहुत महंगी हो गई हैं। 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की हो गई है कम से कम भी। अब यहाँ पे चैलेंज ये हो गया लोगों के लिए कि लोगों की इनकम इस हिसाब से बढ़ी नहीं जिस हिसाब से कारों के दाम बढ़े हैं। और ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे कार के जो दाम बढ़े उसके रीजंस भी हैं। सबसे पहले आप कोविड के बाद से देखोगे तो काफ़ी सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी जो पार्ट्स थे कार्स कंपनीज के लिए वो महंगे हो गए। दूसरा रीज़न ये है कि इसके अलावा इंडिया में काफ़ी टफ अब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, राइट। तो जैसे एयर बैग्स को लेकर के या और भी जो हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं पहले से काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। तो कार मेकर्स का भी कहना है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें यूरोपियन लेवल को मैच करने की कोशिश करनी पड़ रही है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो एंट्री लेवल कार हो, जिसकी वजह से उसका जो कॉस्ट है वो कम नहीं कर पा रहे हैं, कॉस्ट काफ़ी बढ़ जा रहा है। जनवरी में मैं आपको बता दूं एक प्राइस हाइक हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन टाटा मारुति दोनों की कार्स में आई थिंक प्राइस हाइक हुआ है। ऑल्दो इससे पहले कार्स काफ़ी डिस्काउंट पे भी बिकी है, क्योंकि इन्वेंट्री क्राइसिस हम लोग पढ़ रहे थे पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में, जहाँ पे कारों की इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी। अब हो ये रहा है कि नई कार्स क्योंकि 8-9 लाख की हो गई है, महंगी आ रही हैं, तो जो सेकेंड हैंड कार मार्केट है उसमें काफ़ी बूम आ गया है। और इसी के चलते अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी कंपनीज है जो सेकेंड हैंड कार मार्केट में डील करती है, काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। जी, ऐसी कंपनी से पैसा लगा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स जो सेकेंड हैंड कार को रीसेलिंग करती है। तो यहाँ पे यूज्ड कार सेल्स काफ़ी बढ़ सकता है 2025-26 में, इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है, क्योंकि डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है और जो एवरेज सेलिंग प्राइस है यूज्ड कार्स का वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। जी हाँ, इंडिया का जो यूज्ड कार मार्केट है जो 10 से 12% ग्रो कर रहा है लास्ट 2 से 3 साल में, एक्सपेक्टेड है कि $40 बिलियन का हो जाएगा यूज्ड कार मार्केट FY26 में। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ट्रांसलेट होता है इनटू एन एक्सपेक्टेड 6.5 to 7 मिलियन यूज्ड कार सेल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो करीब करीब 65 से 70 लाख गाड़ियां बिकेंगी यूज्ड कार मार्केट में। तो इतनी तो आप देखो कि इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लोगों को इंटरेस्ट है कार खरीदने में, ठीक है। जो डोमेस्टिक कार मार्केट है एक्सपेक्टेड है कि ये होगा $43 बिलियन का, और सो इन दिस पीरियड। और ये जो राइज होगा ये फ्यूल करेगा ग्रोथ काफ़ी सारे सेगमेंट्स में, जैसे कि टायर, फाइनेंसिंग और अदर्स। तो यूज्ड कार भी अगर आप देखोगे तो आप लोन पे ले सकते हो। दूसरा, लोग यूज़ कार ज़्यादा लेते हैं तो टायर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, इनमें ग्रोथ अच्छी होती है। जो न्यू कार मार्केट है ये भी 4.2 मिलियन यूनिट्स रीच कर चुका है 2023-2024 में, और एक्सपेक्टेड है कि इस बार फ्लैट रहने वाला है। मतलब हमारा जो कार सेल्स है ना, न्यू कार सेल्स 2023-24 में ये कहना है इनसाइडर्स का कि ये पीक कर गया।
ये फ्लैट रहेगा इस साल, और आगे ग्रोथ हमें तब देखने को मिलेगी बढ़िया जब पर कैपिटा इनकम में भी थोड़ी अच्छी इंक्रीमेंट आएगी। तो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखोगे तो यूज कार मार्केट में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है इस टाइम पे। स्पेसिफिकली जो बड़ी सिटीज़ हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, जहाँ पे हाईएस्ट ग्रोथ देखा गया, ये कह रहा है कि मार्केट जो है 12 से 13% कंपाउंड कर रहा है, ठीक है, और अगले 7 से 8 साल 12 से 13% कंपाउंड कर सकता है। तो इसका मतलब कितने गुना ये मार्केट हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे ये हाईएस्ट ग्रोथ देख रहे हैं, और जो प्राइस पॉइंट है 6 से 8 लाख का रेंज है स्पेसिफिकली कॉम्पैक्ट एसयूवीज के लिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस भी अगर आप यूज्ड कार्स के देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से। अब जो सेकेंड हैंड बायर्स हैं वो भी ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ कि कोई गाड़ी आपने कोविड से पहले 6 लाख की ली, कोविड के बाद वो गाड़ी मिल रही है 9.5 लाख की। तो यूज्ड कार मार्केट में अगर आप कोविड से पहले बेचते तो 6 लाख की गाड़ी आप 3 में बेचते शायद, लेकिन अब वो नई गाड़ी 9.5 लाख की है, तो आप उसको अब ज़्यादा पैसे लोगे उसके। आप 50% भी मांगोगे तो 4.5 लाख मांगोगे, आप 5 लाख मांगोगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सेकेंड हैंड मार्केट में भी कार काफ़ी महंगी हो गई है। जो एवरेज ओनरशिप पीरियड है वो भी काफ़ी कम हो गया है, मतलब अब लोग फटाफट गाड़ियां भी बदल रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि 10 साल पहले आप देखोगे तो 6 से 8 साल आदमी गाड़ी को ओन करके रखता था, अब ये 4 से 5 साल हो गया है। लोग कार को अपग्रेड भी काफ़ी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12% से 22% आ चुका है जो कस्टमर्स अपग्रेड करते हैं अपनी कार्स को, एंड यहाँ पे इसके वजह से यूज़ कार की सप्लाई भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे हैचबैक्स काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, एंट्री लेवल होती हैं, ठीक है। तो एसयूवीज़ का भी काफ़ी क्रेज़ है इंडिया में अगर आप देखोगे तो, क्योंकि थोड़ा सा ये स्टेटस सिंबल भी बन जाता है। तो 5 साल पहले एक वैगनार के लिए इन्हें 2.5 लाख रुपए मिलते थे, अब वो वैगनार 4 लाख की बिकती है, ठीक है, सेकेंड हैंड मार्केट में। तो सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ियों के दाम ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा मार्केट क्रिएट हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे थोड़ा पैसे लगा रहे हैं, मैंने देखा था। तो आप ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या कोई स्कोप बन सकता है यहाँ इन्वेस्टमेंट का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज़ ऐसे ही वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।